Hello students. When peoples were unaware of things, then they was thinking that there are millions of materials by which the things are made up of. बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनसे चीज़ें मिलकर बनी होती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे रिसर्च आगे बढ़ती गई और उस रिसर्च से हमें पता चला कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ मटेरियल्स नहीं हैं, बल्कि जितने मटेरियल्स आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, दैट इज़ 118 और 119, उतने ही मटेरियल्स मौजूद हैं। बस वो मटेरियल्स आपस में कॉम्बिनेशन बना के अलग अलग चीज़ें फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट्स आपस में कॉम्बिनेशंस बना के अलग अलग मटेरियल्स फॉर्म कर लेते हैं। अब वो कॉम्बिनेशन कैसे हो गए? जैसे ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ कॉम्पोजिशन बनाई तो वो बन गया CO2। वही ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ बनाती है तो वो वाटर बन जाता है। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं और सिर्फ ये 118 और 119 एलिमेंट्स ही मिलके कंप्लीट इस पूरी दुनिया की एक क्रिएशन को अंजाम देते हैं। अब देखिए आगे, अब इसके बाद भी रिसर्च फिर थोड़ी सी आगे हुई। उन्होंने कहा नहीं, ये 118 भी कुछ नहीं है, सिर्फ 3 एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो इस पूरी दुनिया के क्रिएशन का फाउंडेशन है। वो कौन से? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अच्छी बात है, ये बात भी सही नज़र आती है, क्योंकि वो 118 एलिमेंट्स या 119 एलिमेंट्स जो आपने पढ़े हैं 118 या 119, उनका कॉम्बिनेशन, उनका वो भी किस तरह से बनते हैं? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो कार्बन बन जाता है, कम है तो वो हाइड्रोजन बन जाएगा। तो इसी तरह से वो चलता रहता है। तो बात 3 पे आकर अटक गई। उसके बाद बात थोड़ी सी और आगे बढ़ी और कहा गया नहीं, ये 3 भी नहीं है, 2 हैं। 2 कौन कौन से? या तो कोई भी चीज़ वेव की फॉर्म में है, मतलब एनर्जी की फॉर्म में, या फिर वो मास की फॉर्म में। बात थोड़ी सी सही नज़र आती है। आप घर से बाहर निकले, आपने बाइक में जाने के लिए पेट्रोल डलवाया, वो मास की फॉर्म में आया आपके पास, वो लीटर की फॉर्म में आया आपके पास, आपने लीटर के हिसाब से पे किया है, आपने जला दिया उसको, आपने उसको जला दिया, हीट की फॉर्म में वो बदल गया, हीट और स्मोक की फॉर्म में वो बदल गया, तो वो आपने मास किस में कन्वर्ट कर दिया? हीट में। तो क्या है, जो जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो मास की फॉर्म में है या वो एनर्जी की फॉर्म में। चलो समझ में आती है। और इसी के बेसिस में हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा था, जिसमें ये पढ़ा था कि लाइट जो है वो एक वेव है। पहले न्यूटन ने कार्पस्कल थ्योरी दी तो वो कैंसिल आउट हो गई, फिर हाइगन ने थ्योरी दी और यंग ने उस थ्योरी को प्रूव किया आगे, दैट लाइट इज ए वेव। लेकिन ये सब कुछ बहुत बढ़िया, बड़ा कमाल का चल रहा था, लेकिन आइंस्टीन की एंट्री हो जाती है। आइंस्टीन ने एंटर होते ही सारी थ्योरीज को तहस नहस कर दिया। उन्होंने कहा ना, लाइट कंप्लीटली वेव नहीं है, वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है। उन्होंने कहा 2 चीजें ही नहीं है कोई। आप जो कह रहे ना या तो वो वेव होगा या वो पार्टिकल होगा, नहीं। उन्होंने कहा ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये कमाल की बात है कि किसी भी चीज का पार्टिकल नेचर होना और किसी भी चीज का वेव नेचर होना, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक चीज अलग अलग टाइम पे पार्टिकल नेचर और वेव नेचर शो कर सकती है। आइस ले लीजिए, मास है उसका, कुछ पार्टिकल नेचर है, उसको गर्म कीजिए, वाटर में कन्वर्ट, और गर्म करिए, स्टीम में कन्वर्ट। स्टीम के पास क्या है? एनर्जी है। वो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर डाल रही है, दैट इज द एनर्जी। आपने उस मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए, उस स्टीम को वापस से पकड़िए, वापस से ठंडा कीजिए, मास में कन्वर्ट हो जाएगा। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। दीज आर द 2 फेसेट्स ऑफ सिंगल कॉइन. दिस वाज said by Einstein, not said, also proven. प्रूव भी किया उन्होंने, एंड ही प्रूव्ड इट विद द एग्जांपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि मैटर का और लाइट का, पहले हम लाइट का डुअल नेचर पढ़ेंगे कि लाइट 2 नेचर कैसे शो करती है, वो पार्टिकल नेचर कब शो करती है और वो वेव नेचर कब शो करती है। तो उनकी इस बात से ये क्लियर हो गया कि लाइट जो है कंप्लीटली ना तो वेव है ना ही कंप्लीटली पार्टिकल है, बल्कि वो इन दोनों का मिक्सचर है। वो पार्टिकल भी है, वेव भी है, लेकिन कब वो पार्टिकल नेचर शो करेगी और कब वो वेव नेचर शो करेगी वो हम आज पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज
फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबने देखा होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंसी में रिवॉल्व करता रहता है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को अगर हीट के फॉर्म में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी दे दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंसी से बाहर निकल गया है क्योंकि हमने इसको एनर्जी दे दी है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, इस इलेक्ट्रॉन के पास वैलेंसी में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एनर्जी है, तभी तो ये बाहर निकल पाया। एक और चीज़, ये इलेक्ट्रॉन वैलेंसी से तो बाहर निकल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सरफेस से बाहर निकल गया है। सरफेस मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब बॉडी के अंदर ही है अभी, लेकिन बस अपने एटम से बाहर निकल चुका है। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है कहाँ ये है? इस सरफेस के अंदर ही। एटम को ही छोटा कर दें या ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देते हैं? चलिए, तो मैं फ्री इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज द इलेक्ट्रॉन विच गॉट फ्री फ्रॉम इट्स वैलेंसी। वैलेंसी से फ्री हो चुका है। इट इज हैविंग greater energy than वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। चलिए भाई, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ से कहाँ आ गया? एटम से बाहर निकल गया। अब वो सरफेस के अंदर रैंडम मोशन कर रहा है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से भी बाहर निकालना हो, तो इसको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी कहलाती है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। दैट एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन, और ये वर्क फंक्शन डिनोट किया जाता है कहाँ से? फाई से। वर्क फंक्शन के बारे में एक चीज़ जो है वो बड़ी ज़रूरी है समझना, कि ये कोई सरफेस है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंसी से फ्री हो चुका है। अब ये वर्क फंक्शन किस काम में आता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालना आसान नहीं होता कभी भी, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब सरफेस से बाहर निकलता है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये बॉडी जिसके पास पहले न्यूट्रल कोई भी चार्ज नहीं था, इस इलेक्ट्रॉन के आउट होते ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी इस इलेक्ट्रॉन को वापस से पुल कर रही है। तो इसका मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर नहीं निकल सकता, उसको बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसकी सरफेस बाउंड्री से बाहर जंप कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि वर्क फंक्शन में कभी भी वो एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ लाने में खर्च की जाती है। मतलब जो सरफेस की बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन होगा उसको बाहर निकालने के लिए जो खर्च की गई एनर्जी है, दैट इज वर्क फंक्शन। सरफेस के अंदर से उसको बाहर तक लाने के लिए, बाउंड्री तक लाने के लिए जो एनर्जी खर्च की जाएगी, दैट इज नॉट वर्क फंक्शन। क्या समझ में आ गई बात? वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी या मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस बाउंड्री। सरफेस बाउंड्री से जो इजेक्ट करने के लिए जो वर्क डन चाहिए, दैट इज वर्क फंक्शन। क्या समझ में आ गई बात? तो मैं लिख देता हूं, इट इज मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड टू जंप आउट गलत हो जाएगा, इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ सरफेस। ठीक है, इसको W नॉट से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए, W नॉट मीन्स
मिनिमम वेव फंक्शन, इसको एक फॉर्मूले से हम डिनोट करते हैं, दैट इज एच न्यू नॉट। अभी हम आगे पढ़ेंगे ये एच न्यू नॉट क्या है। और न्यू तो होती है फ्रीक्वेंसी, ये तो आपको पता है। न्यू नॉट होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। घबराइए मत, सभी चीज़ें आगे पढ़ेंगे, बस मैं आपको टर्म्स का इंट्रोडक्शन देते जा रहा हूँ, सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गई, अब आगे पढ़ते हैं। वेव फंक्शन क्लियर हो गया। हर बॉडी का वेव फंक्शन अलग होता है, सीजियम का अलग होता है, कॉपर का अलग होता है, हर बॉडी का वेव फंक्शन अलग होता है। उसके लिए एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, वो आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर बाहर इजेक्ट आउट करवाने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं हमारे पास, कि अगर किसी भी बॉडी को आप एनर्जी देने वाले हैं, एनर्जी देने से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। अब वो जो एनर्जी आप दे रहे हैं वो किस फॉर्म में दे रहे हैं, तो उसके अलग अलग मेथड्स हैं। तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ मेथड्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के अलग अलग टाइप्स हैं। फर्स्ट होता है क्या, थर्मोनिक एमिशन। जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, थर्मोनिक एमिशन का मतलब होता है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हीट और ड्यू टू थर्मल एनर्जी। आपने किसी भी बॉडी को थर्मल एनर्जी दी, उसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, दैट इज नोन एज थर्मोनिक एमिशन, ठीक है। तो देखिए इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन from an object due to thermal energy। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया थर्मोनिक एमिशन, सेकंड हो गया फील्ड एमिशन। सेकंड इज फील्ड एमिशन। एक तरीका है कि आपने हीट दी और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर इजेक्ट कर दिया। सेकंड है कि आपने किसी बॉडी के पास एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी और उस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से ही इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इजेक्शन ऑफ electron from an object due to positive electric field। चलिए थर्ड, फर्स्ट थर्मोनिक एमिशन, सेकंड फील्ड एमिशन, और थर्ड जो मेथड है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस मेथड में ना तो हम हीट का यूज करते हैं, ना ही हम फील्ड का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लाइट का। हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट इंसिडेंट करवाते हैं और लाइट के इंसिडेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और करंट सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाता है। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल आपने देखा है, ऐसा एक एग्जाम्पल देखा है आपने सोलर पैनल्स का। सोलर पैनल्स पे जब लाइट पड़ती है तो उनकी वजह से लाइट को वो कन्वर्ट कर देते हैं कि जब लाइट मीन्स सोलर लाइट जब पड़ती है तो वो उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो दिस इज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ लाइट। फोटो का मीन्स होता है लाइट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये तीन हमारे पास टाइप्स ऑफ एमिशन हो गए। चलिए अब इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ते हैं। दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेल्वेक एंड लेनार्ड। हेल्वेक और लेनार्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया टू प्रूव द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
जो मैंने अभी आपको थर्ड टाइप को ऑफ एमिशन लिखाया, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को हम अभी समझने की कोशिश करेंगे, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? द नेम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट इज हेल्वेक एंड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे। तो देखिए, हेल्वेक एंड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका सेटअप समझ लेते हैं कि सेटअप कैसा है इसका हेल्वेक लिनार्ड एक्सपेरिमेंट का। उन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम ट्यूब ले लिया, ठीक है, जिसमें एयर नहीं है, यहाँ पे एक सरफेस छोड़ दिया, और सॉरी यहाँ पे एक गैप छोड़ दिया, और इस गैप में एक उन्होंने क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा दिया। क्या है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल में से होके लाइट जो है वो इंसिडेंट होगी यहाँ पे जो है वो लाइट इंसिडेंट होने वाली है। लाइट इज गोइंग टू इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस, ठीक है, दिस इज लाइट। अब लाइट की कुछ एनर्जी होगी, तो लाइट की एनर्जी कितनी होगी? हमने ये पढ़ा है दैट द एनर्जी ऑफ लाइट विल बी h न्यू। चलिए, यहाँ पे एक प्लेट लगा दी, दिस प्लेट इज नोन एज, यहाँ पे मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा कलर्ड बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक प्लेट लगा दी, और यहाँ पे अगेन एक प्लेट लगा दी, दो प्लेट्स यहाँ पे लगा दी। ये जो प्लेट है रेड कलर की, दिस प्लेट इज फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट। ठीक है, किस तरह से काम करती है अभी समझेंगे हम। ये जो प्लेट है दिस इज कलेक्टर प्लेट, ये कलेक्टर प्लेट है। आगे हमने क्या किया कि इन प्लेट्स को आगे हमने जोड़ दिया एक पैरेलल सर्किट में वोल्टमीटर से, और आगे इसको जोड़ दिया किसको? एमीटर से। ठीक है, चलिए आगे इनका सीक्वेंस इस तरह से आया। आगे हमने क्या काम किया, एक और सर्किट लगाया हुआ है, वो सर्किट है कुछ, एक रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे इस तरह से, और रजिस्टर को आगे कनेक्ट किया है हाई टेंशन बैटरी से, हाई टेंशन बैटरी से। ये इस तरह से, ये कंप्लीट रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें। चलिए देखिए, ये क्या है? दिस इज हाई टेंशन बैटरी, HBT। अब यहां से एक स्लाइडर लेके आए और इसको यहां कनेक्ट कर दिया, और इसको हमने यहां कनेक्ट कर दिया। देखिए, स्लाइडर का मतलब क्या है ये समझना, ये बड़ा कमाल का है। इस पूरे सिस्टम को हम जो नाम देते हैं दैट इज कम्यूटेटर, CMMUTATOR, कम्यूटेटर। देखिए अब क्या मतलब है इसका, इसका हम कैसे यूज करते हैं कि अगर मैंने स्लाइडर को, इस वाले स्लाइडर को जो रेड प्लेट से आया है उसको अगर मैंने यहाँ कर दिया और ब्लू प्लेट वाले को यहाँ कर दिया, तो ब्लू प्लेट वाला अगर यहाँ पहुँच गया सो इट इज कनेक्टेड विद नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, मतलब इसका पोटेंशियल क्या है? लोअर है, और इसका पोटेंशियल हो जाएगा हायर। अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है उसकी बात नहीं कर रहा, एक सिचुएशन आपको मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि इस वाले स्लाइडर को मैंने यहाँ और इसको यहाँ कर दिया, तो उस कंडीशन में ये हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा, मतलब कि रेड वाली प्लेट क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, और ये ब्लू वाली प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब हम इन प्लेट्स का पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं बाय स्लाइडिंग द स्लाइडर्स को स्लाइड करके हम इन प्लेट्स को का पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द सेटअप फटाफट लिख देते हैं हम
कि सेटअप है क्या। देखिए सेटअप, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट एंड कलेक्टर प्लेट्स आर kept in वैक्यूम evacuated, मतलब कि वैक्यूम वाली जो प्लेट है उसमें वैक्यूम evacuated ट्यूब। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, क्वार्ट्ज क्रिस्टल is there to receive a good amount of light। ठीक है, these plates are connected to commutator via voltmeter एंड एमीटर के थ्रू ये वोल्टमीटर और एमीटर से कनेक्टेड है। चलिए भाई, ये इसका सेटअप हो गया पूरा। अब ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। ऑब्जर्वेशंस पूछी जाती हैं। ऑब्जर्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट थे जिनके बेसिस पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन की। फर्स्ट जो एस्पेक्ट था दैट एस्पेक्ट वाज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, पहला एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट था फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। आपने E इक्वल टू एच न्यू लिखा है, इसका मतलब क्या है कि E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू के, फ्रीक्वेंसी के। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे एनर्जी ऑफ लाइट बढ़ेगी। तो उसके बेसिस पे दो एस्पेक्ट की हम स्टडी करेंगे कि मतलब अगर कोई भी लाइट आ रही है और अगर आपने उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी तो इंटेंसिटी के बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखिए। सबसे पहले तो सेटअप काम क्या करता है वो समझिए कि ये लाइट जो है वो यहाँ से आती है और इस पे इंसिडेंट होती है। ये लाइट इस फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे इंसिडेंट होती है। फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे इंसिडेंट जब लाइट होती है तो इस फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे इंसिडेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट आउट होते हैं, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर की तरफ निकलते हैं, ये वाली प्लेट कलेक्टर प्लेट इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लेती है और ये इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में फ्लो होने लग जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो होते हैं तो उसकी वजह से करंट भी फ्लो होने लग जाता है। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। मैं वापस से समराइज कर देता हूँ इस प्रोसेस को कि लाइट इंसिडेंट हुई प्लेट पे, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए तो कलेक्टर प्लेट ने उनको रिसीव किया। कलेक्टर प्लेट ने रिसीव किया तो उसके बाद सर्किट में करंट फ्लो होने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। सर्किट हैव करंट। ये सिंपल सी स्टोरी है इसकी। ठीक है, अब देखिए कि पहली चीज कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर बढ़ाएंगे तो जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाई गई तो हेल्बर्ग एंड लेनार्ड ने देखा। सबसे पहले तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या मतलब है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ लाइट बढ़ना। आप जब एक रोड क्रॉस करते हो रात में तो वहाँ से आती हुई कार से आपको लाइट ही नज़र आती है। ठीक है, तो जैसे जैसे वो पास आती जाती है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब अमाउंट ऑफ लाइट बढ़ती जाती है। तो इंटेंसिटी का बेसिक मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ लाइट। तो अगर अमाउंट ऑफ लाइट बढ़ रही है
तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट में देखा कि जैसे जैसे अमाउंट ऑफ लाइट वो बढ़ा रहे थे, जैसे जैसे इंटेंसिटी को वो इंक्रीज कर रहे थे, उन्होंने ये देखा कि वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे थे। क्या समझ में आ गई बात, कि थोड़ी सी इंटेंसिटी रखी उन्होंने, तो इंटेंसिटी के बाद उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा लाइट आएगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे। आप देखते ही हैं ये चीज़ तो, कि जब सर्दियों के टाइम पे धूप ज़्यादा नहीं होती तो जो सोलर पैनल्स होते हैं वो ज़्यादा ही आपको इलेक्ट्रिसिटी बना के नहीं देते, लेकिन गर्मियों के टाइम पे जब धूप बहुत ही ज़्यादा होती है तो आपको अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो इंडिया जो है वो बहुत अच्छा स्पॉट है सोलर एनर्जी के लिए, क्योंकि यहाँ पे 365 में से लगभग 280 से 300 दिन सनी डेज होते हैं, यहाँ धूप अच्छी खासी होती है। तो धूप जब ज़्यादा होती है यहाँ पे तो आपको सोलर इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा मिलती है। तो उनका एक्सपेरिमेंट भी एग्जैक्टली यही कह रहा था कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग आउट वो बढ़ता जाएगा। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या हो गई, उन्होंने कहा क्या, एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट increases, number of electrons, that is photocurrent, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही तो करंट है, और लाइट से पैदा होने वाले करंट को हम फोटो करंट कहते हैं। दैट इज फोटो करंट विल ऑल्सो इंक्रीज। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो, तो इंटेंसिटी की वजह से क्या बढ़ा, इंटेंसिटी की वजह से, इंटेंसिटी जब बढ़ाई तो उसकी वजह से फोटो करंट, ये इंटेंसिटी वाला है, और उसके बाद फोटो करंट भी बढ़ा। अब बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि आप जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं लाइट की, एनर्जी ऑफ लाइट, तो लाइट की आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी नहीं होता, लेकिन उसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी की, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब ये बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है कि जब उन्होंने लाइट की एनर्जी बढ़ा दी, एनर्जी का मतलब है कि लाइट की इंटेंसिटी वही है, लाइट अब ज़्यादा कम नहीं हुई, बस लाइट की एनर्जी उन्होंने बढ़ा दी है। लाइट की एनर्जी कैसे बढ़ाई जाती है? लाइट का कलर चेंज करके, लाइट का कलर चेंज करके। तो लाइट की एनर्जी अगर बढ़ा दी तो उस कंडीशन में जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई आके, तो उस कंडीशन में जब एनर्जी ज़्यादा है लाइट की, तो जब यहाँ पे ये इजेक्ट होगी तो जिस इलेक्ट्रॉन्स को हिट करेगी उस इलेक्ट्रॉन को भी ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। जब वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी से जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। क्या समझ में आ गई बात? तो बेसिक सी थ्योरी क्या कहती है कि अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से लाइट आएगी, इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी से जब लाइट आएगी तो जिस इलेक्ट्रॉन को वो इजेक्ट आउट करेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड ऑन व्हाट? विल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए, एज frequency of light increases kinetic energy of electrons will also, kinetic energy of ejecting electrons will also इंक्रीज। ठीक है, लेकिन एक चीज है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, जरा दिमाग लगा के सोचिएगा कि अगर फ्रीक्वेंसी में बढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं लाइट की एनर्जी बढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं इंटेंसिटी नहीं बढ़ा रहा, तो लाइट की अगर मैं एनर्जी बढ़ा रहा हूँ और इंटेंसिटी नहीं बढ़ा रहा, तो उस केस में, उस कंडीशन में क्या फोटो करंट बढ़ेगा?
मैं वापस से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि अगर मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैं लाइट की एनर्जी को जब बढ़ा रहा हूँ, तो क्या उस केस में फोटो करंट बढ़ेगा? तो आपको शुरुआत करना चाहिए किससे? मेरे क्वेश्चन से। मेरा क्वेश्चन है क्या फोटो करंट बढ़ेगा? तो आप ये सोचिए कि फोटो करंट किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। फोटो करंट इज डिपेंडेड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आएंगे उतना ज़्यादा फोटो करंट बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आपने जब एनर्जी बढ़ाई तो एनर्जी का मतलब है कि दो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ। इंटेंसिटी का मतलब है जब आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो आपने अमाउंट ऑफ लाइट बढ़ा दी, ठीक है। अमाउंट ऑफ लाइट बढ़ाई, इसका मतलब पहले लाइट के 100 पार्टिकल आ रहे थे, ठीक है। फिर इंटेंसिटी बढ़ाई मतलब अमाउंट ऑफ लाइट बढ़ा दी, मतलब आप 500 पार्टिकल्स आ गए। तो 500 पार्टिकल्स ने आके हिट किया प्लेट पे तो 500 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए, तो उसकी वजह से फोटो करंट मिला, ठीक है। ये हो गई इंटेंसिटी बढ़ाने की कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है कि आपने वो जो 100 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब वो 100 के 500 नहीं किए, बल्कि उन 100 इलेक्ट्रॉन्स की ही एनर्जी बढ़ा दी। जो एनर्जी पहले उनकी 2 जूल थी, आपने 5 जूल एनर्जी कर दी। अब वो 5 जूल एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेकिन उन 100 इलेक्ट्रॉन्स ने, 100 पार्टिकल्स ने 100 इलेक्ट्रॉन्स को ही तो बाहर निकाला। समझे? क्या समझ में आ गई बात? पहले आपने 100 के 500 पार्टिकल्स ऑफ लाइट कर दिए तो 500 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, लेकिन अब 100 के 100 ही रहे, लेकिन उनकी एनर्जी बढ़ा दी तो ये 100 इलेक्ट्रॉन्स को ही तो बाहर निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर 100 हैं तो फोटो करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या समझ में आ गई बात? तो फोटो करंट इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। तो मैं यहां लिख देता हूं, फोटो करंट डू नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये 2 एस्पेक्ट हो गए। इसके अलावा और भी 2 एस्पेक्ट हैं, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस खाली करना पड़ेगा। तो स्पेस में खाली कर देता हूँ। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ सेटअप। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसका रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि लिखना पड़ेगा आपको। चलिए थर्ड क्या है? थर्ड एक बड़ा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? अब बात करेंगे हम इसकी और इस कम्यूटेटर की। अब इनका क्या रोल होता है, समझना है इस चीज को। देखिए, जब ये जो करंट सिचुएशन है इसके बारे में समझिए कि ये करंट सिचुएशन क्या है, कि ये वाली ब्लू वाली प्लेट जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, ठीक है। ये कलेक्टिव प्लेट यहाँ पे कनेक्टेड है और ये नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि ये कलेक्टिव प्लेट हो गई नेगेटिव और ये हो गई क्या? पॉजिटिव। तो उस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट जो है वो नेगेटिव हो गई और कलेक्टिव प्लेट पॉजिटिव हो गई। अब कंडीशन क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट जब नेगेटिव हो गई, इलेक्ट्रॉन्स का जो साइन है, इलेक्ट्रॉन्स की जो पोलैरिटी है वो भी नेगेटिव होती है। तो जैसे ही लाइट फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे हिट करती है, उस कंडीशन में जैसे ही लाइट ने थोड़ी सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, वैसे ही इस नेगेटिव प्लेट ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया? फटाक से रिपेल कर दिया, मतलब फटाक से बाहर निकाल दिया। और ये प्लेट जो है वो है पॉजिटिव, तो इसने क्या किया? तुरंत इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर कर लिया। मतलब कि इस प्लेट के पॉजिटिव बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिसीविंग बढ़ती जाती है, ठीक है। चलिए, फिर हमने क्या किया? मान लीजिए कंडीशन कुछ ऐसी आ गई कि मैंने इसको कर दिया क्या? पॉजिटिव, और इसको कर दिया अब नेगेटिव। अब समझो कहानी क्या है। ये प्लेट नेगेटिव, ये प्लेट पॉजिटिव। अब क्या हुआ कि लाइट आई, ठीक है। लाइट आई, उसने हिट किया, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए एनर्जी दे दी, लेकिन ये प्लेट पॉजिटिव है। तो ये प्लेट पॉजिटिव है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने ही नहीं दे रही, ठीक है। मान लो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल भी गया,
ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल भी गया, निकल के जैसे ही बाहर आया, लेकिन ये प्लेट क्या है, दिस प्लेट इज नेगेटिव, ये प्लेट नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव प्लेट ने क्या किया, वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया था उसको फटाक से वापस से नेगेटिव प्लेट ने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया और वापस कहां भेज दिया, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट में। दिस इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ड्यू टू विच, ये वो नेगेटिव पोटेंशियल है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो सर्किट में रुक जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो सर्किट में रुक जाता है तो इसका मतलब ये है कि सर्किट में फोटो करंट रुक जाता है। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, तो एक बार वापस से समराइज करता हूं कि जब ये वाली प्लेट पॉजिटिव थी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती थी। यहां पे इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकाला इसने रिसीव कर लिया, लेकिन जब ये प्लेट धीरे धीरे इसका हम पॉजिटिव पोटेंशियल कम करते गए तो जैसे जैसे इसका पॉजिटिव पोटेंशियल कम होता जा रहा है ये कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन अब पॉजिटिव तो कम कर दिया आपने, जीरो कर दिया, नेगेटिव बढ़ा दिया, अब इसका पोटेंशियल क्या कर दिया, नेगेटिव। तो अब ये अट्रैक्ट करना तो दूर, इनको रिपेल कर रही है। जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ही नहीं कलेक्टर प्लेट के पास तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे कैसे? जब इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में फ्लो होंगे नहीं तो करंट मिलेगा कैसे? क्या समझ में आ गई बात? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यानी कि करंट का फ्लो सर्किट में रुक जाता है। क्या समझ में आ गई बात? तो देखिए फटाफट लिखते हैं। दिस इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल applied to collector plate due to which the flow of electrons gets stopped. Hence, photocurrent will also stop. photocurrent भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। चलिए फोर्थ टॉपिक, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी, ये सब हो गया। तो इसका मतलब है कि फोटो करंट बंद हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एक और चीज, फोटो करंट ये स्टॉप हो जाएगा और फोटो करंट डिपेंड करता है किस पे, इंटेंसिटी पे। ठीक है, तो अगर फोटो करंट बंद हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ता जाएगा। फोटो करंट का मतलब क्या होता है कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे सर्किट में उतना ज़्यादा फोटो करंट मिलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव पोटेंशियल आपने लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स तो कोई आ ही नहीं पाएंगे यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाएंगे तो कोई भी करंट नहीं मिलेगा। क्या समझ में आ गई बात? इसका मतलब है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फोटो करंट, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अब ये डिपेंड नहीं करता, इस बात को और ढंग से और बारीकी से समझेंगे हम। ठीक है, फोर्थ हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम, मतलब कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की बात किसकी हो रही, लाइट की, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जिसकी वजह से, अब फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी कुछ भी है, 2 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज, लेकिन कोई तो ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी कि जिसके बाद इलेक्ट्रॉन्स, आप लाइट को एमिट कीजिए फॉर एग्जांपल कि 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, लेकिन आपने अगर एमिट की 3.9 हर्ट्ज तो इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट नहीं होगा। तो 4 हर्ट्ज वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट आउट हो सकता है। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसकी वजह से आपको फोटो करंट मिल सकता है। अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम हो गई तो फोटो करंट मिलना बंद हो जाएगा। क्या समझ में आ गई बात? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी
ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन विल गेट एजेक्ट आउट एंड फोटो करंट विल बी ऑब्टेन्ड, फोटो करंट हमें मिलेगा। क्या समझ में आ गई? तो मैं फटाफट लिख देता हूं, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी due to which the electron will eject out and photocurrent will flow in circuit। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये 4 ऑब्जर्वेशन थी इंटेंसिटी के बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बेसिस पे एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। अब इसके बाद 2 ग्राफ हैं इसमें, वो दोनों ही ग्राफ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो जरा उन 2 ग्राफ को हम देख लेते हैं फटाफट। देखिए, अभी तक जो हमने समझा वो हमने ये समझा कि फोटो करंट जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करती है किस पे? वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। ये 2 चीज़ें हमने सीखी। अब इससे आगे हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से हमें कुछ और इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए, पहला ग्राफ फॉर, जो ग्राफ हम बना रहे हैं दैट इज फॉर इंटेंसिटी। उस ग्राफ में इंटेंसिटी के बारे में देखेंगे, इंटेंसिटी, फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये 3 चीजों के बारे में स्टडी होगी उसमें, ठीक है। तो ये ग्राफ आपने बना लिया, ये ऐसे, ये फोटो करंट है। ये वाली एक्सिस जो है वो शो करेगी किसको? फोटो करंट को। मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस इज फोटो करंट, ठीक है। ये वाली एक्सिस जो है वो शो करेगी किसको? पोटेंशियल को, ठीक है। ये 0 हो गया, इस साइड पॉजिटिव पोटेंशियल और इस साइड नेगेटिव पोटेंशियल। और नेगेटिव पोटेंशियल में वो पोटेंशियल जहां पे जाके फोटो करंट मिलना बंद हो जाएगा उसको हम मिनिमम पोटेंशियल बोल देंगे, ठीक है। तो देखिए, अब आपने क्या किया कि 3 लाइट वेव्स ले ली, ठीक है। 3 लाइट वेव्स ले ली जिनकी इंटेंसिटी अलग अलग है, I1, I2, I3, ठीक है। तीनों ने हिट किया और आपने क्या किया कि इनकी इंटेंसिटी की वजह से आपको जो फोटो करंट मिला वो कुछ ये मिलने वाला है अभी, जब पॉजिटिव पोटेंशियल कितना है? इतना है। अब धीरे धीरे आप पॉजिटिव पोटेंशियल को कम करने वाले हैं। तो जैसे जैसे आप पॉजिटिव पोटेंशियल को कम करेंगे आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से मिलने वाला फोटो करंट भी कम होता जाएगा। ये ऐसे कम होता गया। क्या समझ में आ गई बात? कि जब पॉजिटिव पोटेंशियल ये था तो ये प्लेट जब पॉजिटिव थी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे तो करंट ज़्यादा मिल रहा था। लेकिन जब आपने पॉजिटिव पोटेंशियल को कम कर दिया तो अब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट होना कम हो गया। अब यहाँ पोटेंशियल 0 है लेकिन फिर भी आपको कुछ करंट मिल रहा है, क्योंकि लाइट जो आई है उसने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ काइनेटिक एनर्जी दी है। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पा रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि पहले तो मान लो जब पोटेंशियल पॉजिटिव था तो 500 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे, लेकिन अब 500 की बजाय 200-300 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। अब आपने क्या किया, इस पोटेंशियल को नेगेटिव करना शुरू कर दिया। जब आप पोटेंशियल को नेगेटिव करेंगे तो अब इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट नहीं होंगे बल्कि रिपेल होना शुरू कर देंगे। अब और अगर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे तो इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो नहीं हो पाएंगे। इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो नहीं होंगे, इसका मतलब है फोटो करंट आपको मिलना और कम होता जाएगा और धीरे धीरे ये यहाँ से फोटो करंट ये इस तरह से यहाँ पे
आके 0 हो जाता है। ये ग्राफ मैं 1 मिनट थोड़ा सही कर देता हूँ, ये इस तरह से ग्राफ है ये, ठीक है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट पे आके आपका फोटो करंट 0 हो गया, और वो पोटेंशियल जहां पे फोटो करंट 0 हो जाता है, दिस इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज V नॉट, ठीक है। अब देखिए एक चीज समझिए कि भले ही इंटेंसिटी लाइट की अलग अलग थी, लेकिन उसके बावजूद जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो एक जैसा ही था हर लाइट के लिए, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदला। अब ये क्यों नहीं बदला है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये बड़ा मज़ेदार सी चीज़ है कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज क्यों नहीं हुआ, वो हमें समझना पड़ेगा। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज ना होने के पीछे रीज़न क्या है कि हमने क्या किया, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि अमाउंट ऑफ लाइट बढ़ा देना, और अमाउंट का मतलब है, मैं आपको ऐसे ही रफली समझा रहा हूँ कि मान लीजिए पहले 100 पार्टिकल्स आ रहे थे, फिर 200 पार्टिकल्स आने लगे, फिर आपने 500 पार्टिकल्स कर दिए, तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, ठीक है। अब इसकी वजह से, लेकिन क्या है कि इंटेंसिटी तो सेम है, वो बढ़ी है, लेकिन हर पार्टिकल की यहाँ पे जो एनर्जी है वो मान लीजिए क्या है, 2 जूल 2 जूल 2 जूल, मतलब कि फ्रीक्वेंसी सबकी एक जैसी है और सबकी एनर्जी क्या है, एक जैसी। तो जब एक जैसी एनर्जी है तो चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, भले ही इलेक्ट्रॉन्स 500 आ रहे हैं, लेकिन 500 के 500 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है, एक जैसी है। जब एनर्जी एक जैसी है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उनको रोकने के लिए जो ताकत लगेगी वो भी कैसी लगेगी, एक जैसी लगेगी। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हो गई? तो ये हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं बदली, वो जो ऊपर से जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी नहीं बदली। जब लाइट की एनर्जी नहीं बदली तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ है उसके पास भी एनर्जी कम ही है। जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है उसके पास एनर्जी कम है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही है। चाहे इलेक्ट्रॉन 500 क्यों ना हो, 200 कम क्यों ना हो, 100 क्यों ना हो, सबकी वेलोसिटी एक जैसी है। जब वेलोसिटी एक जैसी है तो वहाँ से आते हुए पार्टिकल्स की वेलोसिटी अगर एक जैसी है तो उनको फील्ड लगा के, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है ना, फील्ड लगाई, फील्ड लगा के सारे पार्टिकल्स को रोकना सेम ही होगा। क्या समझ में आ गई बात? एक मिनट में एक चीज चेक कर लेता हूं कि क्या आपको फोकस मिल रहा है या नहीं। चलिए मिल रहा है, बहुत बढ़िया। तो क्या चीज क्लियर हुई कि इंटेंसिटी के बढ़ने या घटने से एनर्जी, जो लाइट की एनर्जी है वो नहीं बदलती, और लाइट की एनर्जी अगर नहीं बदलती तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बदलती, और काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं बदलती तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं बदलता। क्या समझ में आ गई बात? तो मैं फटाफट लिख देता हूं यहां। इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है इसका, कंक्लूजन ये है that stopping potential is independent of intensity of light। क्या समझ में आ गई बात कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम, ग्राफ 4। अब अगला ग्राफ हमने देखा, अब हम ये जो ग्राफ देखेंगे दैट इज फ्रीक्वेंसी, फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। एक चीज यहां रह गई, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी के, तो इंटेंसिटी तो फोटो करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा था, तो इसका मतलब है दैट फोटो करंट इज ऑल्सो
इंडिपेंडेंट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, चलिए अब एक और ग्राफ फॉर फ्रीक्वेंसी, फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, फटाफट देख लेते हैं ये ग्राफ। ये ग्राफ ऐसा, ये वाली एक्सिस जो ऊपर है ये फोटो करंट को शो करेगी, ये फोटो करंट, ये नीचे वाली एक्सिस पोटेंशियल को शो करेगी, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, अब क्या है, अब इंटेंसिटी सेम है, यहां फ्रीक्वेंसी सेम थी, फ्रीक्वेंसी सेम, यहां क्या है, इंटेंसिटी सेम है, मतलब कि 100 पार्टिकल्स आ रहे हैं लाइट के तो 100 ही आ रहे हैं, वो नहीं बदल रहे। तो देखिए इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी बदल देंगे हम इस लाइट की, तो इंटेंसिटी अगर सेम है तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम ही फ्लो होंगे, तो इसका मतलब है कि फोटो करंट सेम मिलेगा। अब ये लाइट जो है आपने इसकी फ्रीक्वेंसी बदली, तो फ्रीक्वेंसी के बदलने से और आप स्टॉपिंग पोटेंशियल को कम करते जा रहे हैं, तो देखिए आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, ये ग्राफ आपको मिलेगा ऐसा, ये ग्राफ ये ऐसा मिलेगा। अब आप कहें ये ग्राफ ऐसा क्यों मिल रहा है मुझे, देखिए ये वाली जो लाइट रे है इसकी फ्रीक्वेंसी है ν1, इसकी ν2 और इसकी ν3, फ्रीक्वेंसी ν1 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν3। तो अगर ये जो लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी भी ज़्यादा है, किससे, A2 और A3 से। तो अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसने जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी तो ज़्यादा होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वेलोसिटी से आते हुए इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव लगाना पड़ेगा वो भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्या समझ में आ गई बात? सो दिस इज ग्रेटर पोटेंशियल, दिस इज लेस। तो इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। तो यहां लिख देता हूं मैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए, तो यहां तक हो गया हेल्वेक एंड लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन ग्राफ। ये दोनों ही ग्राफ अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। एक ग्राफ और आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी का, सीधे सीधे ग्राफ आता है। क्या आता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी। आपने ये जो ग्राफ देखा है इसी का सीधा रूप है, वो कैसा है देखिए कि इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो ग्राफ है कि वो किस तरह से डिपेंड करते हैं, सॉरी इंटेंसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होगा? ये वाली जो एक्सिस है ये शो करेगी किसको? ये शो करेगी फ्रीक्वेंसी को और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को। तो देखिए जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी वैसे वैसे उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होता जाएगा। ये मेटल 1 के लिए है और ये मेटल 2 के लिए, मतलब ये मेटल 2 का स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये मेटल 1 का स्टॉपिंग पोटेंशियल है। क्या समझ में आ गई बात? ये अलग अलग चीज़ें चलती हैं। तो देखिए यहाँ तक जो हमने समझा या सीखा वो ये सीखा कि जैसे जैसे आप किसी भी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ेगा, लेकिन किसी भी चीज लाइट की जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन जो वेव थ्योरी थी वो वेव थ्योरी इससे बिल्कुल उलट कहती थी। वो ये कहती थी कि अब मैं टॉपिक पे मूव कर रहा हूँ आगे, दैट इज फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी क्या कहती थी कि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट
किस पे डिपेंड होती है, मैं वेब कर रहा हूँ इसको फटाफट। तो देखिए जो अगला टॉपिक होगा हमारा, मेरे ख्याल से आपने ये ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। तो अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम फटाफट कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इंटेंसिटी का, दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। याद है ये फॉर्मूला? जब मैंने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाया होगा तो आपको ये पढ़ाया जरूर होगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, तो वेव थ्योरी के हिसाब से जैसे जैसे, टॉपिक का नाम क्या है, फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी, कि वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई। तो फर्स्ट केस देखिए, देखिए अगर बात की जाए इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी के बारे में मैं किसकी बात कर रहा हूं, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी में वेव थ्योरी क्या कहती है, वेव थ्योरी ये कहती है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है किसी वेव का, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है इसका मतलब ये ए हो गया और ये एम्पलीट्यूड हो गया क्या, ये 2a हो गया। तो जैसे जैसे किसी भी लाइट का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है इसका मतलब उतनी ही बड़ी वेव बन रही है। अगर वेव बड़ी है तो डेफिनेट सी बात है कि उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो बेसिकली वेव थ्योरी इंटेंसिटी को कनेक्ट करती है एनर्जी के साथ। तो जैसे जैसे अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो ये लाइट जब आके इंसिडेंट करेगी सरफेस पे, बड़ी वेव की लाइट जब इंसिडेंट करेगी सरफेस पे, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर इजेक्ट आउट होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। ये कमाल की बात है। वेव थ्योरी बोलती क्या है कि जैसे जैसे ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा एम्पलीट्यूड की लाइट आप सरफेस पे हिट करवाएंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट होगा दैट विल बी हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इसका मतलब है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। लेकिन प्रैक्टिकल तो ये शो नहीं करता, प्रैक्टिकल ये नहीं शो करता। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो बताता है वो ये कहता है कि इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं होती। किस पे डिपेंड होती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है। तो यहां आके वेव थ्योरी गलत हो जाती है। तो वेव थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इंटेंसिटी नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वेव, बट हेल्वेक and Lenard experiment proved it wrong। तो पहली तो गड़बड़ी है। दूसरी गड़बड़ी काइनेटिक एनर्जी के बारे में, दूसरी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में भी वेव थ्योरी गलत ही बोलती है। अगर इंटेंसिटी की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी को इफेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब उनका कहना क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी पे, वो सॉरी इंटेंसिटी पे। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन intensity which also proved wrong। वो भी गलत साबित हो गया। चलिए थर्ड वेव थ्योरी एक और अलग चीज कहती है। वेव थ्योरी ये कहती है कि जो
इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन है, वेव जब किसी इलेक्ट्रॉन किसी सरफेस पे हिट करती है तो वेव की स्पेशलिटी ये होती है कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ भेदभाव नहीं करती। जब भी किसी सरफेस पे हिट करेगी तो वहाँ पे मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी दे देगी। मतलब वेव की एनर्जी सारे इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो उस इलेक्ट्रॉन को उस एनर्जी को पाके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कुछ टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। वेव थ्योरी ये कहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन है या फोटो करंट का मिलना है, ये इमीडिएटली नहीं होता बल्कि किसी डिले के साथ होता है। और डिले का उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि वेव आएगी, पूरे सरफेस पे हिट करेगी, सरफेस में सभी को इलेक्ट्रॉन्स, उसकी एनर्जी सारे इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा नहीं कहता। वो ये कहता है कि उसने लाइट को क्या माना है, पार्टिकल आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को हिट किया, एक इलेक्ट्रॉन खटाक से तुरंत निकल गया, सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात ही नहीं करता वो, इसीलिए वो इमीडिएट फोटो करंट की बात करता है। क्या समझ में आ गई बात? और यही एक्सपेरिमेंट में देखा भी गया है। तो इसको हम फटाफट लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, photo current will not flow immediately, but in experiment, और कौन सा एक्सपेरिमेंट? हाल्बेक एंड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट। In experiment, it shows that photoelectric effect will be immediate। वो क्या होगा? तुरंत होगा, इमीडिएट होगा। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, फटाफट। तो यहाँ पे आके वेव थ्योरी फेल हो गई। अब वेव थ्योरी अगर फेल हो गई तो अब एक नई थ्योरी ने जन्म लिया, दैट इज आइंस्टीन्स फोटोन थ्योरी। अब वो फोटोन थ्योरी क्यों बोला गया वो देखते हैं। देखिए, देखिए आइंस्टीन्स फोटोन थ्योरी, एंड इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है ये थ्योरी। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को नोबेल भी मिला था 1905 में। जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो इसी के लिए मिला था। 3 पेपर उन्होंने पब्लिश किए थे 1905 में। एक था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, देन एक था E=mc² के लिए, और एक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो नोबेल प्राइज़ जो उनको मिला था दैट वाज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए अब ये इसको फोटोन थ्योरी क्यों बोलते हैं, और आइंस्टीन ने ऐसा क्या कहा कि उन्हें इस चीज़ के लिए नोबेल मिला। आइंस्टीन ने ये बोल तो दिया कि लाइट कभी कभी एज ए वेव बिहेव करती है और कभी कभी एज ए पार्टिकल बिहेव करती है, लेकिन सवाल ये है कि वो कब एज ए वेव बिहेव करती है और कब एज ए पार्टिकल बिहेव करती है। कोई टाइम तो होगा कि मंगलवार 7:30 बजे या सोमवार सुबह 8 बजे वो वेव की तरह बिहेव करेगी और संडे को शाम 6 बजे वो एज ए पार्टिकल बिहेव करेगी। तो कुछ फिक्स टाइम तो होगा भाई, कि फिक्स चीज़ तो होगी। तो एक फिक्स पैटर्न आइंस्टीन ने बताया कि जब भी लाइट ट्रैवल करती है बिना किसी दूसरे पार्टिकल से इंटरेक्ट करते हुए, देन दैट इज बिहेविंग एज वेव। स्पेस में जहाँ कोई पार्टिकल्स नहीं हैं वहाँ जब लाइट मूव करती है दैट इज वेव। लेकिन जब वो लाइट किसी सरफेस पे हिट करती है, सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो वो एज ए वेव बिहेव नहीं करती, वो एज ए पार्टिकल बिहेव करती है। तो जब भी लाइट ट्रेवल कर रही है किसी और
सरफेस पे हिट नहीं कर रही तो उसकी स्टडी एज ए वेव होनी चाहिए, और जब वो लाइट किसी सरफेस पे हिट करती है तो उसकी स्टडी एज ए पार्टिकल होनी चाहिए। तो फर्स्ट फोटोन थ्योरी, फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी उनकी यही थी। तो क्या था? लाइट बिहेव्स एज वेव when it's traveling, लाइट के लिए ट्रेवलिंग नहीं बोलते, प्रोपेगेटिंग, प्रोपेगेटिंग इन स्पेस, बट कॉमा बट when it interacts with any surface, with any surface, it behaves as particle। चलिए भाई, तो आइंस्टीन ने ये सिचुएशन भी बता दी कि कब वो एज ए पार्टिकल और कब वो एज ए वेव बिहेव करेगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब सेकंड उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, वेव बिहेव कर रही है, तो ये तो यंग ने बता दिया था, हाइगन ने बताया था, यंग ने प्रूव कर दिया था। अब लेकिन पार्टिकल एज ए पार्टिकल अगर वो बिहेव कर रही है तो पार्टिकल कौन से? तो आइंस्टीन ने लाइट के पार्टिकल्स को फोटोन का नाम दिया, दैट द लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो एनर्जी के स्मॉल स्मॉल पैकेट्स होते हैं उन पैकेट्स को नाम दे दिया क्या? फोटोन। तो आइंस्टीन ने ये बोला लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स एंड दोज एनर्जी पैकेट्स आर नोन एज फोटोन। उन फोटोन्स का कोई मास नहीं है। उन्होंने क्या बोला? दोज फोटोन्स आर नॉट हैविंग एनी मास, दीज आर मासलेस। तो क्या चीज बोली? लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ very small energy packets known as photons। क्या बोला गया उनको? फोटोन्स। ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो फोटोन्स हैं इनकी एनर्जी क्या होती है? सो द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन्स, फोटोन्स की क्या एनर्जी होगी? दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। H की वैल्यू क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -3, दैट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। चलिए 4, वैल्यू नंबर 4। अब अगर इन पैकेट्स के पास कुछ एनर्जी होती है तो सवाल यह है कि मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ऑफ फोटोन्स, फोटोन्स का मोमेंटम क्या है? तो फोटोन्स का जो मोमेंटम है, तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज P इज इक्वल टू m इंटू वी, बट मास इंटू वेलोसिटी तो हो नहीं सकता। फोटोन्स का फॉर्मूला m इंटू वी तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा उस कंडीशन में? क्योंकि फोटोन्स के पास कोई मास नहीं होता, तो मास के बिना मोमेंटम कैसे आया? तो फोटोन्स के पास मोमेंटम मास की वजह से नहीं बल्कि एनर्जी की वजह से आता है। तो एनर्जी कैसे आती है इसके पास वो देखते हैं। देखिए एनर्जी, और कौन सी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन्स, दैट इज हाफ mv²। लेकिन कोई वेव यहां से यहां तक गई और यहां से यहां वापस आई, तो हाफ mv² इसकी एनर्जी ये हो गई और हाफ mv² ये हो गई। तो अगर मैं इसकी एवरेज एनर्जी निकालूं तो एवरेज एनर्जी क्या आ जाएगी? हाफ mv² प्लस हाफ mv², सो इट विल बी mv²। सो इसकी एवरेज एनर्जी फोटोन की कितनी हो गई? mv², और mv² को अगर मैंने लिखा तो mv इंटू वी। mv क्या होता है? mv इज p, सो इट इज p इंटू वी, एंड p इंटू वी इज e। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है। यहां से E की वैल्यू हमने लिख ली, E इज इक्वल टू एच न्यू is equal to P into V, and if we are talking about velocity then photons will be having velocity V is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो उनके पास है, which is equal to C, so it is P into C। चलिए अब आपने क्या किया? न्यू की वैल्यू लिख दी,
न्यू की वैल्यू क्या होती है, देखिए c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, तो h c अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू p इंटू सी, सी से c कैंसिल हो गया, तो आपके पास p इज इक्वल टू क्या आ गया, h अपॉन लैम्डा, या लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन या मोमेंटम ऑफ फोटोन। फोटोन की वेवलेंथ भी आ गई आपके पास और उसकी मोमेंटम भी आ गई, ठीक है। तो इतनी चीजें, उसके पास एनर्जी कितनी, ये फोटोन्स के पास मोमेंटम कितना h अपॉन लैम्डा, एंड वेवलेंथ कितनी ये। चलिए अब फिफ्थ, फोटोन्स के पास चार्ज कैसा होता है, फोटोन्स के पास न्यूट्रल चार्ज होता है, सो दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो इतनी चीजें हो गई, अभी कुछ चीजें और बची हैं इसमें कि और कैसे कैसे ये बिहेव करता है, अब देखते हैं आगे। देखिए चलिए मैं ये रब कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो 5 पॉइंट्स हमने लिख लिए फोटोन थ्योरी में। 6th पॉइंट देखते हैं। 6th पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी, मतलब कि ये फोटोन थ्योरी इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट को कैसे प्रूव करती है कि जैसा कि हेल्वेक एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट विल बी इंक्रीजिंग, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो उस कंडीशन में फोटो करंट भी बढ़ जाएगा। तो इसको हम यहाँ कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो देखिए इंटेंसिटी, यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ फोटोन्स, तो अगर इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स, सॉरी अमाउंट्स नहीं बोलना चाहिए मुझे, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा रहे हैं, अगर नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे तो उस कंडीशन में अगर आपने पहले 100 फोटोन भेजे तो 100 फोटोन्स ने 100 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया, इजेक्ट कर दिया प्लेट से, ठीक है। अगर आपने 200 फोटोन्स भेजे तो 200 ने 200 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले, तो इसका मतलब है कि फोटोन्स के बढ़ने से फोटो करंट बढ़ रहा है। क्या समझ में आ गई बात? तो यहां से ये इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट प्रूव हो जाता है, ठीक है। सो इंटेंसिटी नहीं, फोटो करंट will increase with increasing इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटो करंट बढ़ जाएगा। चलिए सेवेंथ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है E इक्वल टू एच न्यू। फ्रीक्वेंसी जो हमने हेल्वेक एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट से देखा था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये सिंपल सी बात यहाँ पे भी है कि जो मैं बार बार लाइट के पार्टिकल्स की बात कर रहा था, वो पार्टिकल्स कौन से हैं, फोटोन्स हैं। तो अगर आपने उनकी फ्रीक्वेंसी मतलब कि फोटोन्स की एनर्जी अगर आपने बढ़ा दी तो एनर्जी बढ़ने से वो फोटोन जब इलेक्ट्रॉन पे जाके हिट करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी और उस बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी से वो उस बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाएगा। तो देखिए विद फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंज एंड हैंस, और अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा, एंड हैंस स्टॉपिंग पोटेंशियल विल ऑल्सो चेंज। बहुत बढ़िया। चलिए भाई एट्थ, नेक्स्ट इज इक्वेशन, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो देखिए
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन क्या कहती है कि कोई भी फोटोन जब किसी सरफेस पे हिट करता है तो वो दो काम करता है। एक काम तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से बाहर निकालता है, याद कीजिए सेकंड टॉपिक, दैट इज वर्क फंक्शन, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पे उतना काम करता है, उतना वर्क डन करता है कि वो सरफेस से बाहर निकल आए, दैट इज वर्क फंक्शन। ठीक है, तो एक किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक तो सरफेस से बाहर निकालता है, फिर दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को कुछ काइनेटिक एनर्जी दे देता है ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो कोई भी फोटोन जब सरफेस पे हिट करता है तो वो दो काम करता है, एक तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम वर्क डन करता है कि वो सरफेस से बाहर आ जाए, और दूसरा जब वो सरफेस से बाहर आ गया है तो उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी दे देता है कि वो वहां से दूर चला जाए। तो देखिए, एनी फोटोन इंसिडेंट ऑन any surface will perform two tasks. First, it will eject out electron from surface boundary। surface boundary लिखना जरूरी है, boundary, that is work function, that is equal to its work function। ठीक है, और सेकंड क्या हो गया, सेकंड it will provide kinetic energy to that इलेक्ट्रॉन। क्या समझ में आ गई बात? तो किसी भी इलेक्ट्रॉन ने दो काम किए, फोटोन ने दो काम किए, तो फोटोन की एनर्जी कितनी है, दैट इज एच न्यू, और इसने काम पहला क्या किया, वर्क फंक्शन दैट इज डब्ल्यू नॉट से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस हाफ mv²। ठीक है, चलिए ये एच न्यू हो गया। अब डब्ल्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, दैट इज एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट आपने क्या बोला है, मिनिमम वर्क डन, और मिनिमम वर्क डन मतलब मींस मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी क्या होगी, एच विच इज कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू नॉट इज व्हाट, न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, प्लस हाफ mv²। एच न्यू नॉट को यहां उठा के लाइए, आपने क्या किया, एच कॉमन लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब mv² इज व्हाट, mv² हाफ mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, ev0 या ev। अब ये ev कैसे आया, ये काइनेटिक एनर्जी, देखिए उसका भी एक फंडा है कि ev कैसे आया इस चीज में। देखिए, आपने सेकंड चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब वर्क डन की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो पोटेंशियल इनटू चार्ज हो जाएगा। अब अगर चार्ज एक है तो आपने दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, दैट इज q इज इक्वल टू एन ई। लेकिन अगर n1 है तो q इज इक्वल टू ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे e लिख दिया, तो e इंटू वी एज इट इज, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू ईवी। सो ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको हम बोलते हैं, दैट इज द स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। स्मॉल यूनिट होती है, बहुत स्मॉल यूनिट होती है, दैट इज ईवी, मतलब जो एनर्जी जो यूनिट उसको दी गई है, न्यू माइनस न्यू नॉट। क्या समझ में आ गई बात? तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ इस चैप्टर के, दैट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। उससे पहले हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा सा और समराइज कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे 6 के बाद पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट जो हमारा था वो क्या था कि उसका बिहेव कैसा होगा, लाइट कब एज ए पार्टिकल बिहेव करेगी और कब एज ए वेव बिहेव करेगी। सेकंड हमने एनर्जी देखी,
हाँ सॉरी सेकंड हमने ये देखा कि जो लाइट है वो अगर एज ए पार्टिकल बिहेव कर रही है तो वो पार्टिकल्स कौन से हैं, तो आइंस्टीन ने उन पार्टिकल्स को फोटोन का नाम दिया। थर्ड कि उसकी एनर्जी क्या होगी। फोर्थ उसका मोमेंटम क्या होगा। फिफ्थ उस पर चार्ज कैसे होगा। मैं बार बार उस पर बोल रहा हूँ, उसका मतलब फोटोन पे चार्ज कैसा होगा। तो 5 पॉइंट्स यहाँ हो गए। 6 पॉइंट यहाँ हो गया कि इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, एंड लास्ट इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब अपने लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या थी। तो सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि हाइपोथेसिस क्या होती है, किस चीज को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको किसी भी व्यक्ति ने, अब अगर क्योंकि हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि डी ब्रॉगली ने कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सोचा जिस कॉन्सेप्ट को वो लैबोरेटरी में प्रूव नहीं कर पाए, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको हम प्रूव नहीं कर पाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं प्रूव कर पाए तो हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि डी ब्रॉगली तो उसको प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन उनके बाद कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं आया जो उनकी इस हाइपोथेसिस को, उनके इस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को गलत प्रूव कर पाता। इसलिए दुनिया ने सही मान के उसको पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, सो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है। देखिए, डी ब्रॉगली ने कहा कि अभी तक इस दुनिया में 2 तरह की वेव हैं। कौन कौन सी वेव हैं। एक है मैकेनिकल वेव्स जो जनरेट की जाती हैं, दैट इज साउंड वेव, वाटर वेव्स, दीज आर दी मैकेनिकल वेव्स। एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैकेनिकल वेव्स तो वो होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। लेकिन डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया और उन्होंने कहा एक और तरह की वेव होती है, एंड जो तरह की वेव उन्होंने बताई दैट इज मैटर वेव। कैसी है। मैटर वेव। अब ये मैटर वेव क्या है। मैटर वेव उन्होंने किस चीज को नाम दिया। उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जब चलता है, इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ता है तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है। आप सोचिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी ज़्यादा होती होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻³ kg। उस पर हल्की सी फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी कितनी ज़्यादा आएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है इस वेलोसिटी के साथ, तो उसके चारों तरफ वेव्स का एक एनवलप बन जाता है। वेव्स का एक एनवलप चारों तरफ बन जाता है। दिस इज द एनवलप ऑफ वेव्स। ये वेव्स का एनवलप बन जाता है। इन वेव्स को डी ब्रॉगली ने क्या बोला, दीज आर दी मैटर वेव्स। ठीक है, क्या समझ में आ गई बात। तो क्या कॉन्सेप्ट आया, सिंपल सा हाइपोथेसिस था कि डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जब तक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तब तक कोई मैटर वेव नहीं है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे मूव करने लग जाएगा तो उसके चारों तरफ वेव्स का एक एनवलप बन जाता है, एनवलप या क्लाउड बन जाता है वेव्स का। दैट एनवलप इज नोन एज मैटर वेव्स। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हो गई। तो मैं लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, when electron moves, then it gets surrounded by envelope or cloud of waves known as मैटर वेव। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, मैटर वेव्स बोलते हैं। अगर मैटर वेव्स हैं, अगर ये मैटर वेव्स हैं तो इनकी कुछ वेवलेंथ भी होनी चाहिए, कुछ वेवलेंथ होनी चाहिए, कुछ मोमेंटम होना चाहिए। तो वो वेवलेंथ कितनी है वो डी ब्रॉगली ने
हाइपोथेसिस में दिया। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन देखते हैं हम फटाफट। तो देखिए डी ब्रॉगली ने स्टार्ट किया इस फॉर्मूले से, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इस फॉर्मूले से डी ब्रॉगली ने स्टार्ट किया। तो देखिए अब आपके पास कुछ फॉर्मूला है, कुछ वैल्यू है आपके पास। कौन कौन सी वैल्यूज हैं देखिए, आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पी इज इक्वल टू क्या है, एम इंटू वी। ठीक है, चलिए आप क्या करते हैं, यहां पे आप काइनेटिक एनर्जी की जगह इसकी वैल्यू, या आप क्या करो, यहां पे m का मल्टीप्लाई और m का डिवाइड कर दो। जब m का मल्टीप्लाई और m का डिवाइड कर दोगे सो यू आर हैविंग वैल्यू हाफ एम वी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, और एम वी होल स्क्वायर की जगह p रख दिया। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ p स्क्वायर बाई m। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी m, सो p इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू मास, और मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, रूट। ठीक है, ये वैल्यू यहां पुट कर दी। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 के ई एम, एंड के ई विल बी इक्वल टू व्हाट, एच अपॉन 2 इंटू के ई इज ई वी इंटू एम। अब देखिए इन सभी चीजों को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास लैम्डा की एक वैल्यू निकल के आएगी। तो वैल्यू जब हम रखेंगे तो वैल्यू आएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। हाँ, एक गलत मैंने वैल्यू अभी बता दी थी एच की, प्लैंक्स कांस्टेंट की मैंने -23 बता दी थी, इट इज़ -34। सो नीचे वैल्यू रखी 2 ई, ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। m is the mass of electron that is 9.1 into 10 to the power -31, and v will remain as it is. So जब सॉल्व किया जाएगा इस कंप्लीट वैल्यू को, so it will be 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई v। मतलब कि जब इतना आप कह लें कि इतना पोटेंशियल आप अप्लाई करेंगे तो आपको इतनी वैल्यू मिलेगी, इतना वैल्यू ऑफ वेवलेंथ मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वेव की, उस मैटर वेव की वेवलेंथ मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में ये इतना ही है, और इसके बाद एक जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट भी है जो इस बार रिमूव कर दिया गया है। तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है मेरे ख्याल से। अगर आपने एक साथ ये वीडियो देखी है, कंप्लीट वीडियो देखी है इस चैप्टर की, तो आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत सही अंदाज़ा हो गया होगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बड़े फेमस क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ग्राफ से क्वेश्चन बनते हैं, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, उन ग्राफ्स को देखिएगा। दूसरा और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन एक इस तरह के बनते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, उनकी वेवलेंथ सेम है या उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो उनकी वेवलेंथ का रेशियो बताइए। तो ये आप फॉर्मूले से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्मूलेज को लगा के इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो आपको उनकी वेवलेंथ का रेशियो बताना है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कीजिए। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछिए।